अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। आज मरियम नवाज़ पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बन गई। आज उन्होंने खिताब भी किया पंजाब असम्बली में और कई ऐलानात भी किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे दिल में किसी से इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं है। मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाने वालों की शुक्रगुजार हूँ। सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। ये भी कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ। हैरासमेंट रेड लाइन होगी। जितने कर्जे मर्दों को मिलते हैं उतने ही ख़वातीन को भी मिलने चाहिए। कोशिश होगी जहाँ ख़वातीन काम करती हैं वहाँ डे केयर सेंटर्स हों। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने और हर ज़िले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। मरियम नवाज़ के बतौर वज़ीर आला पहले खिताब को हमारे तजियाकार क्या रेट करेंगे, उन्हीं से जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब। सबसे पहले महमल, आपसे आगाज़ करेंगे। यकीनी तौर पर एक तारीख़ी दिन, मरियम नवाज़ पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बनी है। आज जो उन्होंने ऐलानात किए, उनके खिताब को आप क्या रेट करेंगी? देखिए मुबश्शिर, मैं तो उनके पहली स्पीच को जो है मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि एक तो खैर जिस तरह आपने कहा ये बहुत ही एक अहम दिन है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कोई खातून वज़ीर आला बनी और वो भी सबसे बड़े सूबे पंजाब की। और मेरे लिए बहुत अहम था कि जिस तरह उन्होंने बात की कि औरत होना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। यही वजह है कि कल के वाक़े में हम खातून ASP को भी सराह रहे थे कि किस दीदा दलेरी से उन्होंने बर वक्त एक और औरत की मदद की। इसीलिए हम कहते हैं कि ख़वातीन का अहम ओहदों पर होना और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में होना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को ही पता है कि वो रोज़ जो है वो एवरीडे लाइफ में किस किस मुश्किलात से गुजरती हैं, किन मरहलों से गुजरती हैं। वो स्कूल जाने के लिए अपने बाप भाई पे रिलाय करती हैं, वो काम पे जाने के लिए जो हस्बैंड्स पे या जो फैमिली के मर्द हजरात होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वर्क प्लेस हरासमेंट फेस करती हैं, सोसाइटी में हरासमेंट का सामना होता है और भी बहुत से स्ट्रगल्स के बावजूद वो अपना एक मुकाम भी बनाती हैं थ्रू शेयर हार्ड वर्क। तो फिर ये जो एक और उसके अलावा जो एक और अच्छी चीज उन्होंने कही वो ट्रांसजेंडर राइट्स की बात थी, जो कि वैसे ही की नहीं जाती उस तरीके से और कौमी बयानिए का हिस्सा नहीं है। तो मेरे लिए ये भी बहुत अहम नुक्ता था। दूसरी बात ये है कि एक मुबश्शिर परसेप्शन है कि मरियम नवाज जो है वो इंतकाम की सियासत करेंगी या वो इस तरह की बातें करती, शायद ये उनके एग्रेसिव स्टाइल की वजह से हो। लेकिन आज की स्पीच में जो उन्होंने मैसेज दिया है वो उन्होंने कई मरतबा भी कहा कि ऑपोजिशन के साथ वो काम करना चाहती हैं और वो कोई इंतकामी सियासत नहीं करेगी। एक और चीज मुबश्शिर वो ये कि PMLN जो है वो जो जानी जाती है वो अपने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी मेट्रोज हो गए, अंडर पासेस हो गए, इस तरह की जो चीजें होती हैं। लेकिन आज अगर आप मरियम नवाज का ये खिताब देखें, उसके अंदर जो रोड मैप है तो उसमें ज्यादा फोकस दूसरी चीजों के ऊपर है, यानी वो हेल्थ केयर हो जाए, वो एजुकेशन हो जाए, वो माइनॉरिटीज हो जाए, वो डे केयर सेंटर्स हो जाए। तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और देखिए ये मैं यहाँ पर जरूर कहती जाऊंगी कि हम इस वक्त उनकी पहली स्पीच को रेट कर रहे हैं, उनके अल्फाज को रेट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है उन्होंने स्पीच से एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। अब देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी अगले 5 सालों में बतौर वजीर आला पंजाब क्या होगी, तो फिर हम उनको उनकी कारकर्दगी पर ही जांचेंगे। लेकिन उनकी स्पीच की मैं जरूर जो है वो दाद दूंगी कि बहुत अच्छी स्पीच। इरशाद भट्टी साहब, मरियम नवाज़ ने कहा कि मेरे दिल में किसी से इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं है। मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाने वालों की वो शुक्रगुजार हैं। आपको ये तमाम बातें, ये तमाम ऐलानात खुशाइंद लगे या आपकी राय मुख्तलिफ है? जनाब स्पीकर, आज शुभ बातें करना चाहता हूँ, अच्छी बातें। आज मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने की कहानी, मेरी बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, ये कहानी, कैलबरी फाउंड कहानी, ट्रस्ट डीड किससे, इन पर बात नहीं करूँगा या ये याद नहीं दिलाऊँगा। ये भी नहीं कहूँगा कि उनका आना मरूसी सियासत का एक कारनामा है और सारी जमहूरियत हाउस ऑफ शरीफ में सिमटी हुई है। 2 मरतबा नवाज शरीफ साहब, 3 मरतबा शहबाज शरीफ साहब, फिर हमजा शहबाज साहब और अब मरियम नवाज साहबा। राजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब में सबसे लंबी हुक्मरानी हाउस ऑफ शरीफ की। ये भी नहीं छोड़ दीजिए, ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये मरियम नवाज़ का पहला चांस भी हो सकता है और मुस्लिम लीग और मरियम नवाज़ का पंजाब में आखिरी चांस भी हो सकता है। जनाब स्पीकर, आज शुभ बातें। सबसे पहले तो बहैसियत खातून, यानी ये खातून वज़ीर आला आई, अच्छी बात है, वेलकम। और वो उन्होंने हल्फ उठा लिया, खुश आमदीद मरियम नवाज़ साहबा, जी आया नू।
उनका अब जो आज से उनकी जो इनिंग्स शुरू हो रही है उसके 5 चैलेंजेस हैं जनाब स्पीकर। पहला चैलेंज है कि मरियम नवाज़ की वाहिद क्वालिफिकेशन है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, बस ये वो चैलेंज है जिसका उनको इस चैलेंज को सर करना है कि नहीं वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की। दूसरा बड़ा चैलेंज है ना तजर्बेकारी, एक दिन भी कोई हुकूमती ओहदा उनके पास नहीं रहा, कहीं काम नहीं किया, और ये बहुत बड़ा है उनके लिए एक चैलेंज होगा। तीसरा चैलेंज है नफ़रत और तकसीम की सियासत। मरियम नवाज़ खुद भी नफ़रत और तकसीम की सियासत करती रही हैं और इसमें बढ़ावा देती रही हैं और वो इसी हवाले से जानी जाती हैं। लिहाजा आज क्या वो जैसे उन्होंने कहा है, क्या इस पर अगले 5 साल वो अमल करके दिखाएंगी और नफ़रत और तकसीम कम कर पाएंगी। तीसरा चैलेंज है चोरी शुदा मैंडेट। जिस वक्त वो पंजाब असम्बली में पहला खिताब कर रही थी उसी वक्त 1 PTI के हिमायत याफ्ता मेंबर पंजाब असम्बली जो उम्मीदवार थे वो फॉर्म 45 के साथ प्रेस से बात कर रहे थे और उनके पास फॉर्म 45 था और फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए थे, उनका कहना है, और उस वक्त वो कर रहे थे। और जिस तरह पहले दिन ही धरने से काम शुरू हुआ है तो चोरी शुदा मैंडेट जो है ये उनका तीसरा बड़ा चैलेंज होगा। और इस पर शेर भी याद आ गया है कि ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। अच्छा, चौथा चैलेंज है बदले की सियासत, इंतकामी सियासत, टिट फॉर टैट की सियासत, सियासी इंतहा पसंदी, और मरियम नवाज़ यकीनन इसमें आज जैसे उन्होंने तकरीर की है कमी करेंगी। और पांचवा चैलेंज है मजबूत अपोजिशन, और ज़ाहिर है पंजाब असम्बली है और एक मजबूत अपोजिशन और दूसरा आधा पाकिस्तान, मतलब इतना बड़ा सूबा और ना तजर्बाकार मरियम नवाज। तो जनाब अच्छा, 10 में से आप कितना रेट करेंगे इस खिताब को? अगर जी उसी तरफ आ रहा हूँ जनाब स्पीकर। ये मुल्क अच्छा हाँ, जिस वक्त असम्बली में खिताब करने से ज़रा देर पहले एक खातून वज़ीर आला बनने से कुछ देर पहले जिस तरह आज असम्बली में आते हुए या उन्होंने अज़मा कारदार के बाजू पकड़कर झटका, मेरी दरख्वास्त होगी मरियम नवाज़ से कि आइंदा वो ज़रा इस हवाले से, क्योंकि अब वो वज़ीर आला बन चुकी हैं, तो अगर वो ख़वातीन उनकी रेड लाइन है तो अज़मा कारदार ने जो कुछ भी किया उनकी भी एक रेड लाइन है। अच्छा, आखिरी 2 जुमले जनाब जी मैं आप तकलीफ ज़्यादा नहीं दूंगा, ज़रा सुन लीजिएगा आखिरी 10 सेकंड। ये मुल्क खाली ज़हनों और खाली बातों का है, ये मुल्क हवाई किले बनाने और ख्याली पकाने का मुल्क है, ये मुल्क दावों वादों नावों बड़कों और मंशूरों का कब्रिस्तान है। यहाँ अपने सियासतदानों को देखें तो लगता है तकरीरी मुकाबले में आए हुए हैं, बस खूबसूरत बातें अमली तौर पर कुछ नहीं, बस खूबसूरत तकरीरें अमली तौर पर कुछ नहीं। मरियम नवाज़ की तकरीरों खूबसूरत बातों का वक्त गुजर गया, अमली तौर पर कुछ करने का वक्त आ गया। अब कोई चांस नहीं है, कोई लाइफ लाइन नहीं है। वेलकम इन इक़्तिदार क्लब, और लिहाजा मैं आज शुभ चूंकि बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। आज यकीनन आज पहला दिन, पहला आगाज़ और जो खिताब किया है, यही बात साफ़ी साहब आपसे भी जानना चाहेंगे। बहुत सी अहम बातें की हैं मरियम नवाज़ ने अपने पहले खिताब में। कहा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर पंजाब बनाना चाहती हैं और हैरेसमेंट रेड लाइन होगी। आपको कैसा लगा मरियम नवाज़ का बतौर वज़ीर आला पंजाब ये पहला खिताब? देखिए, मैं अनफॉर्चुनेट स्पीच तो नहीं सुन सका, लेकिन सिर्फ उसके अहम नुकात देखे हैं, और उसकी बुनियाद पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तकरीरें तो बहुत सारे लोग अच्छी कर लेते हैं। हमारे बाकी लीडर्स भी इससे पहले अच्छी तकरीरें कर चुके हैं, इससे पहले के वज़ीर आला भी अच्छी तकरीरें कर चुके हैं, इससे वज़ीर आज़म भी अच्छी तकरीरें कर चुके हैं। असल में हमें अपने लीडरशिप को तकरीरों की बुनियाद पे और नारों की बुनियाद पे नहीं जांचना चाहिए, बल्कि उनके किरदार पे नाचना चाहिए, उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस पे जांचना चाहिए। जो मरियम नवाज़ साहबा की आजमाइश थी, मेरे ख़्याल में वो अब शुरू हुई है। अपोजिशन में रह के तनकीद करना ये बहुत आसान काम होता है। अभी तक उन्होंने अपोजिशन की या रेजिस्टेंस की सियासत की है, और ये कहना भी दुरुस्त नहीं है
कि उनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है सिवाय इसके कि वो मियां नवाज़ शरीफ की बेटी है। मियां नवाज़ शरीफ के 2 बेटे भी हैं, और लेकिन चूँकि उनका ये मिजाज नहीं था, उन्होंने बाप के साथ उसी तरह की सहूबतें बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने बाप के शाना बशाना जद्दोजहद नहीं की, तो उसकी बजाय मरियम आगे आ गई। तो मरियम की अपनी एक कंट्रीब्यूशन भी है और अपनी एक क्वालिफ़िकेशन भी है नवाज़ शरीफ की बेटी होने के अलावा, लेकिन असल में इम्तिहान उनका अब शुरू हुआ है, और वो इन दावों की बुनियाद पे और इन तकरीरों की बुनियाद पे नहीं होगा। बेशक वो तकरीरें ना करें, अच्छी तकरीरें ना करें, लेकिन डिलीवर कर लें और पंजाब के जो मसाइल हैं उनको दूर कर दें, तो फिर हम उनको 10 में से 10 नंबर देंगे। लेकिन अगर तकरीर इससे भी 10 गुना अच्छी हो और कारकर्दगी अच्छी ना रहे, तो फिर हम उनको 0 नहीं नंबर देंगे। उमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह साफ़ी साहब ने बात की कि तकरीर ही मयार नहीं है, लेकिन अभी ये है कि चूँकि अभी तो उन्होंने ओथ लिया है और आज उनका एक तरह से पहला दिन था, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि मैंने आज से ही काम शुरू करना है, तो अभी तो हम उनको उनकी तकरीर से ही जांचेंगे। जो उन्होंने वादे किए वो बहुत अच्छे किए हैं, जो बातें की हैं वो बहुत अच्छी की हैं, और मैं समझता हूँ कि वो फेल होना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। जिस तरह भट्टी साहब बात कर रहे थे ना तजुर्बाकारी वाली बात, जो इस तरह के बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी ज़्यादातर जो तजर्बा है वो भी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है कि उन्हें शुरू में ही किसी बड़े ओहदे पर बिठा दिया जाता है और उधर से ही उनकी ट्रेनिंग होती है। जहाँ उनका एक विरासती सियासत वाला बैगेज है, उसका एक उनको फ़ायदा ये है कि पंजाब में जिन जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग पहले इस ख़ानदान के साथ काम करते आए हैं, वो इनके पास एक टीम भी मुयस्सर होगी, जो कि कोई जब को फर्स्ट टाइम आता है तो उसको एक अपनी टीम बनानी पड़ती है। फिर यह है कि अगर उनको मेंटरिंग की ज़रूरत होगी, तरबियत की ज़रूरत होगी, तो उनके वालिद जो हैं वो भी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, उनके अंकल जो हैं वो भी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, तो लिहाजा उसका भी उनको फ़ायदा होगा। फिर जो एक पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो भी उनके पास है, तो ये उनके लिए चैलेंज भी है, यानी कि एट द सेम टाइम ये उनके पास चैलेंज भी है कि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाने नहीं है, कोई ऐसी कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में खास कि जिसमें वो कहें जी कि मुझे उनको साथ लेकर चलना पड़ रहा था। तो मैं, जहाँ तक उन्होंने बात की कि मैं एक इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहती, तो मेरे ख्याल इंतकाम तो काफ़ी हद तक अब PTI वाले जो हैं वो तैयार हुए हुए हैं कि उनकी वो समझते हैं कि अब तो उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, तो लिहाजा जो जहाँ तक नून लीग है उसका तो इंतकाम की आग में रहले होनी भी नहीं चाहिए। अब तो PTI वाले जो हैं उनकी अपनी काफ़ी दास्तानें हैं कि जो उनके साथ पिछले कुछ अरसे में हुआ है, तो उनको किस तरह अपीज़ करती हैं, नफ़रत की सियासत को वो किस तरह ख़त्म करती हैं। जो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि नफ़रत की सियासत में उनकी कंट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल है, लेकिन यह है कि उनकी ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो रद्द अमल की सियासत थी कि इमरान खान जो है नफ़रत की सियासत का और तकसीम की सियासत का आगाज़ उन्होंने किया, और ये आगे जो है उसके जवाब में इन्होंने भी कुछ किया। जो इनकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी आज की जो उनकी तकरीर है जी, वो ख़वातीन के हवाले से थी। बिल्कुल, जो ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बात की, आप देखें कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जो चूँकि एक मर्द जब हुक्मरानी करता है उसने हमेशा से औरत का अपने आप को तर्जुमान भी बनाया हुआ है, ना चाहते हुए ना जानते हुए कि औरत के क्या इश्यूज़ हैं। तो अब यह है कि एक औरत हुक्मरान है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव, ये एक वेलकम स्टेप है मरूसी सियासत से हट के, बाकी सारी चीज़ों से हट के। जो एक औरत का पंजाब का हुक्मरान बनना है, ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। और जो औरत के हवाले से मरियम नवाज़ ने बात की कि औरत की हरासियत या इस तरह के मामलात उनकी रेड लाइन होगा, ये मुझे उनकी तकरीर की सबसे अच्छी बात लगी, और मैं चाहूँगा कि वो इस पर अमल करें। वो एक तरह से एक तो वो आधे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं और इसी तरह वो एक औरतें जो हैं वो भी एक आबादी का भी 50% है, तो अगर सूबे के लिहाज से किया जाए तो वो 50% ख़वातीन की भी नुमाइंदगी कर रही हैं। तो ओवरऑल ये है कि एक अच्छी तकरीर है और उम्मीद है कि वो इस पर अमल भी करेंगी, और उनके पास वो नाकाम होना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वो नाकाम होगी तो उनकी सारी सियासत
जो ख़ानदान शरीफा की सियासत है और जो पार्टी है वो सारी मिलियामेट हो जाएगी इनका नेक्स्ट इलेक्शन में। अदरवाइज ये काफली के तौर पे ही काम करेंगे और इनके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक, महमल आप कुछ ऐड करना चाह रही? जी मुबशर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि एक बहुत अहम चीज़ वैसे उनकी स्पीच से मिसिंग थी। वो एक एज बतौर चीफ मिनिस्टर वो एक रोड मैप दे रही थी, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट की बात है या क्लाइमेट चेंज और जो पोल्यूशन है, खासतौर पे जो पंजाब के अंदर आप देखिए कि सर्दियों के अंदर हम लोग सांस नहीं ले सकते स्मॉग की वजह से। यहाँ पर एक जहरीली जो एयर है उसके अंदर हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, उसमें सांस ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर उनको जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से दरख्त काटे जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के उसमें और उसकी मद में, और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं इसके ऊपर भी काम करना बहुत अहम है पंजाब जैसे सूबे में। वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कितना इफेक्ट हुए, लेकिन क्योंकि वो बतौर सीएम पंजाब बात करी थी, तो मेरे ख्याल में उनको एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये चीज मेरे ख्याल में मिसिंग थी। एक और चीज मैं चलते चलते जरूर कहूंगी मुबशर कि देखिए, जो हम यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कई सालों की सियासत के अंदर जो बात ही होती थी वो एक नेगेटिव अंदाज में होती थी लीडरशिप की तरफ से, यानी चोर है लटका दो, जेल में डाल दो, इस तरह कर दो, उस तरह कर दो। उससे एक चेंज मिली है, मेरे ख्याल में एक ब्रेक मिली है। तो ये एक पहली स्पीच के अंदर इस तरह की बातें मुफाहमत की करना ये अहम है, ये एक मैसेज तो देती हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सदर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है। सदर के इनकार पर स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर की जानिब से 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। आजम नज़ीर ताड़र का कहना है कि आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि सदर जाने से पहले भी सदारती नहीं, तहरीक इंसाफ के हलफ की पासदारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सदर मुमलिकत पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है या नहीं? उमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है? देखें, सदर साहब जो है मेरे ख्याल उन्होंने एक हाज़िरी लगाने की कोशिश की है। पीटीआई वाले उनसे पहले भी नाराज़ होते हैं और कोई चीज़ें जिनका सदर साहब को अंदाज़ा भी होता है लेकिन वो जानबूझ के इस तरह नहीं कर रहे होते ताकि जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पीटीआई वाले हैं और बिलखुसूस वो जो इमरान खान साहब हैं वो उनसे पहले भी नाराज़ रहते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह उनको मुतमिन कर सकें। अब सवाल ये है कि क्या सदर जो हैं वो असम्बली का इजलास बुला सकते हैं? सदर जो हैं वो एक तो ये है कि जब कोई असम्बली मुंतखब होती है और 21वें दिन तक उसका इजलास हर सूरत में होना होता है, ये एक आइनी तकाज़ा है। अब सदर जो हैं, सदर ये कर सकते हैं कि वो 21 दिन से पहले अगर वो समझते हैं कि कोई सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं या कोई एक जमात जो है वो इस पोजीशन में आ गई है कि हुकूमत बनाए, तो वो उसका इजलास बुला सकते हैं। लेकिन 21वें दिन तक वो हर सूरत में बुलाया जाना चाहिए। वो किसने बुलाना है? वो स्पीकर ने बुलाना है, वो सदर ने नहीं बुलाना। और सदर को जो है एक तरह का रस्मी मशवरा होता है, यानी कि उनको अगर सदर जो है वो समरी भेजते हैं या सदर जो है वो समरी मुस्तरद करते हैं, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। स्पीकर जो हैं वो बुला सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी कोई आइनी रुकावट नहीं है रास्ते में, बल्कि सदर साहब जो हैं वो रुकावटें आइन के रास्ते में वो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर उमर चीमा साहब, वो समरी जो इजलास बुलाने की समरी उन तक आती है वो मुस्तरद क्यों कर रहे हैं अगर ये सब ईजी है इतना? जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि असल में कोई चीज़ें हैं कि जो वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए करना चाहते हैं। आपके नॉलेज में होगा कि जब इलेक्शन की डेट का मसला था या बाकी इस तरह के और इश्यूज़ आए, तो जानते हुए भी कि ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, उसमें सदर साहब जो हैं उन्होंने एक उसको ख़बर ज़रूर बनाया, और ख़बर बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान जो है ना वो उनसे नाराज़ ना हो। और अभी भी उनको आइडिया है कि इमरान खान जो है वो उनसे खुश नहीं है, और फिर यह है कि उनका आगे जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी उन्हीं के साथ वाबस्ता है। हालांकि सदर साहब जो हैं वो पूरा मशवरा करते हैं, वो पूरी एक कानूनी एक जो पोजीशन है वो चेक करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स जो हैं या वजारत कानून है उससे भी मशवरा करते हैं, लेकिन बावजूद वो इस तरह की कोई ना कोई खबरियत वाला काम करते हैं जी कि मैंने तो सदर समरी मुस्तरद कर दी है। अब जरा इमेजिन करें कि अगर समरी मुस्तरद करने का मकसद ये है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला तय नहीं हो जाता, तो उस टाइम तक सदर जो है वो चाहते हैं कि ये असम्बली का इजलास ना हो। ठीक है, तो अगर आज के दिन भी इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे दे
PTI को कि आप अपनी एक लिस्ट लेकर आएँ, अपनी ख़वातीन की लिस्ट लेकर आएँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फोरम से जमा कराएँ, हम उनको कंसिडर करते हैं। तो उसकी स्क्रूटनी में भी टाइम लगेगा, वो भी 29 फरवरी तक तो मुमकिन ही नहीं है, वो मामला फिर भी आगे जाएगा। तो लिहाजा इस तरह की हरकत करने से या ये वजह बनाने से जी कि जब तक रिजर्व सीट्स वाला मामला तय नहीं होता तो उस टाइम तक असम्बली का इजलास नहीं होगा, ये जो है ना ये मुमकिन ही नहीं है। और असम्बली का इजलास 21 दिन में बुलाना ये आईनी तकाजा है, और सदर साहब जो है वो आइन से ज़्यादातर नहीं है। आपको भी यही लगता है जो उमर चीमा साहब कह रहे हैं? देखिए जनाब स्पीकर, पहली बात अभी यहाँ बात हुई कि इलेक्शन पर भी सदर ने एक हाज़िरी लगवाने की या एक पब्लिक के लिए बात की थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जनाब स्पीकर के इलेक्शन कमीशन ने सदर के पास ना जाकर मुशावरत ना करके आइन को नए सिरे से तहरीर किया, और उसी इलेक्शन कमीशन को जो कहता था सदर के पास जाने का मैं मुशावरत का पाबंद नहीं, उसी इलेक्शन कमीशन को सदर के पास भागम भाग जाना पड़ा। और उसी इलेक्शन कमीशन ने जो कहता था मेरा मैंडेट ही नहीं है डेट देना, फिर डेट दी भी और डेट वापस ली भी। अब आ जाइए इस बात पर कि सदर इस पे सदर का बहुत अच्छा फैसला है जनाब स्पीकर। सदर को ऐसा ही करना चाहिए था, वो पूरे मुल्क के सदर हैं, और ये क्या सदर आरिफ अलवी कह क्या रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? आरिफ अलवी कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब PTI की हैं, अकलीती और ख़वातीन की या जो भी हैं, वो उनको दी जाएं, हाउस मुकम्मल किया जाए, एक और बदनीति ना की जाए, बुरानों से एक और बुरान ना पैदा किया जाए, एक और तमाशा ना लगाया जाए, एक और मखौल ना किया जाए। अच्छा, मैं तो इस पे करता हूँ हैरान हूँ कि ये सिंध और पंजाब के क्यों इजलास हो गए, क्यों डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन गए, क्यों वजीर आला बन गए, जब हाउस मुकम्मल ही नहीं है, जब अपोजिशन का जो वजीर आला का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार है वो मुकम्मल वोट ही नहीं ले सकता, अपने उसके पास हाउस ही मुकम्मल नहीं है, तो इतनी जल्दी क्या? गालबन इधर भी यही किया जा रहा है कि शबाशी हलफ ले लें और सदर का इलेक्शन हो जाए, उसके बाद इनको सीटें दे भी जाएं, रखें अपने पास सीटें। अच्छा, एक मैंडेट चोरी शुदा है, ऊपर से यानी एक मैंडेट फॉर्म 47 वाला है, और ऊपर से ये वारदात डाली जा रही है, मतलब एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो जनाब स्पीकर, कहने का मकसद ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद कफील हो गए हैं हर चीज़ को मजाक बनाने में। मुझे समझ नहीं आती अब इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्यों नहीं दे रहे। इस तरह की मिसालें मौजूद हैं 2018 में पंजाब असम्बली की, बाप पार्टी की, कि देर से फरिश्त दो तो उनको नशिस्तें मिल जाती हैं। अब क्या ये मामला भी फिर अदालत में ले जाना है, एक और बुरान पैदा करना है? तो सदर साहब ने जो किया ठीक किया, और उस चंद दिनों बाद वैसे भी उन्होंने चले जाना है, तो ठीक किया है, जितने जो किए उन्होंने कर दिया है। आप कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने बिल्कुल ठीक किया है, इज्तिजाज रिकॉर्ड करना या अपनी बात पहुंचाना एक बड़ी बात होती है, वो कर दी उन्होंने। इसी मामले पर, इसी सवाल पर कि क्या सदर मुमलिकत पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है या नहीं, साफ़ी साहब और महमल की क्या राय है, ये जानिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। साफ़ी साहब, ब्रेक से पहले सदर मुमलिकत पर होने वाली तनकीद से मुतालिक हम बात कर रहे थे। भट्टी साहब कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने बिल्कुल ठीक किया है अब तक जो वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की, सियासी जमातों की ये राय है कि सदर जाने से पहले भी सदारती नहीं, तहरीक इंसाफ के हलफ की पासदारी कर रहे हैं। आपको लग रहा है सदर मुमलिकत पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है या नहीं? देखिए, जिन लोगों पर मुझे बहुत अफसोस होता है उनके किरदार पे, उनमें एक आरिफ अलवी साहब भी है। आरिफ अलवी साहब के वालिद एक इल्मी शख्सियत थे और उनसे कुछ चीज़ें मुंतकिल हुई थी आरिफ अलवी साहब को भी, लेकिन और वो बड़े महज़्ज़ब और तहज़ीब वाले इंसान शुमार होते थे। लेकिन हमने देखा कि दरनों के दिनों में वो एक महफिल में यहाँ तक कह चुके थे कि हाँ, मैं अनार्किस्ट बन चुका हूँ। और आपको याद होगा PTV पे जो हमला हुआ था, बाकी हवालों से उनका जो किरदार रहा,
तो हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि उन जैसे महज़ब और एक तालीम याफ्ता और दीनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द भी वो रवैया अपनाएंगे जो कि PTI के दूसरे लोगों ने अपनाया था। फिर जब वो सदर बने तो वो पूरे पाकिस्तान के सदर थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका रवैया हमेशा ये रहा कि वो पाकिस्तान के सदर कम और PTI के सदर ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। आपको याद होगा उनके पास अगर फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस आता तो भी वो बग़ैर जांचे और बग़ैर देखे उसको फॉरवर्ड कर देते थे। इसी तरह एक एक दिन में 10-10 असम्बली से बिल मंजूर कर 40-40 तक बिल मंजूर किए गए और वो उन्होंने आंखें बंद करके उन पर दस्तखत कर लिया, किसी बिल को भी रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजे क्योंकि वो इमरान खान साहब को खुश रखना चाहते थे। तो ये जो चीमा साहब ने इशारा किया वो अपनी जगह पे कि अब उनका एक मसला ये है कि इमरान खान साहब भी उनसे मुतमईन नहीं है, वो भी उनसे खुश नहीं है, पार्टी की सफ़ों में उनको शक की नज़रों से देखा जाता है क्योंकि गुज़िश्ता 5-6 महीने में उनका जो किरदार रहा उससे इमरान खान मुतमईन नहीं है। तो अभी वो दोबारा PTI में एंट्री डालने के लिए और इमरान खान साहब को खुश रखने के लिए कुछ इक़दाम करना चाहेंगे क्योंकि अभी उनको पता है कि मैं ईवान सदर से निकलूँगा तो किधर जाऊँगा और उधर वो पजीराई नहीं होगी जो पहले इमरान खान साहब के यहाँ उनकी होती थी। तो हो सकता है उन्होंने इसी नीयत से किया हो कि इमरान खान के गुड बुक्स में दोबारा शामिल हो जाए, लेकिन उसूली तौर पर मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त मुतालबा है कि पहले जो रिज़र्व सीट्स हैं उनका मामला निपटा दिया जाए और फिर इलेक्शन करा दिया जाए। तो अब तो स्पीकर ने इजलास बुला लिया है, लेकिन बेहतर होगा कि उससे पहले PTI के हो या किसी और के हो, लेकिन उनके रिज़र्व सीट का मामला हल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। महमल, आपको क्या लगता है, सदर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है, वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखिए मुबशर, ये तनकीद जो सदर साहब पे हो रही है ना वो बिल्कुल दुरुस्त हो रही है क्योंकि हमने माजी के अंदर देखा है कि वो बजाय इसके कि वो एक पाकिस्तान के सदर हैं और वो यानी कि सारी जमातों की बात कोई सुनते हों, हमने जब वो PTI की हुकूमत थी हमने ये चीज़ नहीं देखी। तब भी वो सिर्फ जो PTI की जो चीज़ें होती थी उसी के ऊपर वो काम करती थी, यानी कि वैसे वो जो जिस तरह बात की साफ़ी साहब ने भी, वो चीफ जस्टिस अब के जो चीफ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो, उसके अलावा जिस तरह की वो चीज़ें थी। फिर जिस तरह नेशनल असेंबली उस दिन रफ़ीउल्लाह काकर साहब ने भी आपके प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि प्रेसिडेंट कि जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी थी, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कराना चाह रहे थे, जिस तरीके से वो एक आइन शिकनी हुई थी और उसके ऊपर भी उन्होंने स्टैंड कर दिया, उन्होंने उस चीज़ को भी साइन कर दिया। उसके बाद भी हमने देखा कि PDM की गवर्नमेंट जब बनी तो किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे हर्डल्स भी क्रिएट करने की कोशिश की। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तनकीद जो उनके ऊपर हो रही है कि अब उनको नजर आ रहा है कि मैं जो हूँ मेरी कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए जो है वो अब सदर रह गए हैं, तो उन्होंने वापस तो PTI में ही जाना है। तो वो जो नाराजगियां हैं वो जिस बात पे हुई कि इलेक्शन की डेट नहीं दी और जो इस तरह की जो कुछ और चीजें हुई थी, तो वो चाहते हैं कि शायद उस चीज का कुछ जो क्रिटिसिज्म है वो कम हो और फिर उसके बाद जब वो बाहर प्रेसिडेंसी से चले जाते हैं और एक नए सदर जो है वो ज़ुदाई साहब जब मुंतखब होकर आएंगे तो उस वक्त उनका क्या सियासी रोल होगा। तो मेरे ख्याल में तो वो एज अ पार्टी वर्कर, एज अ PTI वर्कर उन्होंने काम किया है, ना कि सदर पाकिस्तान। सही। महमल सरफराज साहिबा अपना ओपिनियन दे रही थी इस तमाम तर मामले पर। सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।